स्टूडेंट, दिस इज द वीडियो नंबर 2 ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है ना। वीडियो नंबर 1 में हमने फोटोन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया। फोटोन क्या है, इंटेंसिटी क्या होती है, फोटोन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इन सब चीज़ों को हमने डिटेल डिस्कस किया है। अब आते हैं आपकी मेन टॉपिक पर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। ठीक है ना। तो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, तो जब लाइट किसी भी मेटल सरफेस पे गिरती है, सुटेबल लाइट, ठीक है ना, सुटेबल एनर्जी की लाइट जो है, हर लाइट जो है ना मेटल से इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल पाएगी। ठीक है ना। जैसे मान लो तो अभी डिफाइन करते हैं, इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसे एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटेलिक सरफेस ऑन इंसिडेंस ऑफ सफिशियंट एनर्जी लाइट। ठीक है ना। जो लाइट मेटल पे गिर रही है उसके पास एनर्जी सफिशियंट होनी चाहिए जो कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके, इज कॉल्ड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो डेफिनेशन ये है कि इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, लाइट पड़ेगी उस पर, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, इस फिनोमेना को बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है ना। तो पहले देखते हैं कि भाई कितने प्रोसेस हैं, कितने तरीके से हम मेटल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। सिर्फ लाइट को गिराकर, अगर मेटल सरफेस पर लाइट गिराएंगे तो इलेक्ट्रॉन सपोज किया बाहर निकला, तो क्या यही एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं, या और भी प्रोसेस हैं? तो देयर आर 4 प्रोसेस। हमारे पास 4 प्रोसेस हैं जिनके थ्रू हम क्या है, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। उसमें एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी है जिसको हमें डिस्कस करना है। तो 1 बाय 1 चलेंगे आपको समझाने के लिए। मान लो अभी तो सपोज किया हमने लिखा है इलेक्ट्रॉन एमिशन प्रोसेस, तो उनको 1 बाय 1 करके हम डिटेल में डील करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा बेटा, मान लो हमारे पास एक मेटल है, ये हमने क्या ले लिया, मान लो एक हमने मेटल लिया। ठीक है। ये हमारे पास एक मेटल ऐसे है, ठीक है ना, मेटल है। इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर क्या है, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे। ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फ्रीली मेटल के अंदर क्या है, इसे बोलेंगे मेटल सरफेस। क्या है ये आपका, ये आपका है मेटल सरफेस। ठीक है बेटा जी। तो मैंने आपसे बोला कि आपका मेटल सरफेस है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो इलेक्ट्रॉन हमने लिया है फ्री इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, वो क्या नाम देंगे उसका, फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना। फ्री होंगे तभी, जो कि सरफेस पे चल रहे हैं, सरफेस से घूम रहे हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है ना। ये सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं। मान लो लाइट एनर्जी आई, है ना, तो लाइट, है ना, ये इसमें फोटॉन्स आते हैं। आपको पता है लाइट में क्या होंगे, फोटॉन्स होंगे। ये फोटॉन्स आकर के सरफेस पे गिरेंगे, ठीक है ना, मेटल के सरफेस पे गिरेंगे। ये आपके फोटॉन्स हैं, ये आपके फोटॉन है ना, आगे सरफेस पे गिरेंगे। तो वास्तव में क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन देख रहे हो ना, फ्री इलेक्ट्रॉन, ये जो मेटल के अंदर फ्रीली दौड़ रहे हैं, ये अपने मन से मेटल के बाहर नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि क्योंकि हर एटम है ना, एटम, ये तो आपको पता है कि पूरा का पूरा मेटल किससे मिलके बना हुआ है, एटम से मिलके बना हुआ है। बहुत सारे एटम्स होंगे, ठीक है ना, तो न्यूक्लियस होंगे। तो वास्तव में ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो न्यूक्लियस से बाउंड होते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए ये आपने कहा ये हमारा न्यूक्लियस है, मान लो ये सारे ऑर्बिट्स हैं ऐसे ऐसे। तो जो सबसे आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होगा ना, आउटर मोस्ट में जो सबसे ऊपर होगा, वो फ्री इलेक्ट्रॉन माना जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होगा न्यूक्लियस से, इसलिए ये लगभग फ्री होता है। मेटल के हर पॉइंट पर ये क्या है, हर जगह घूम सकता है फ्रीली। लेकिन मेटल से बाहर अपने मन से निकल नहीं सकता है, क्योंकि ये न्यूक्लियस के रीजन में है। ठीक है ना। तो एक बॉन्डेज एनर्जी यहाँ होती है जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन को मेटल के बाहर नहीं जाने देती है, उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। वर्क फंक्शन क्या है, वर्क फंक्शन जो है मेटल की जो है, वर्क फंक्शन क्या है, वास्तव में एक एनर्जी है। ये क्या है, एनर्जी है जो कि सबसे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में जो बॉन्डेज एनर्जी होती है, उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। तो अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन को निकालना हो, जो इलेक्ट्रॉन फ्रीली घूम रहे हैं, अगर इनको निकालना हो मेटल के बाहर, तो हमको कम से कम मिनिमम वर्क फंक्शन के बराबर तो एनर्जी देनी ही पड़ेगी, जिससे न्यूक्लियस ने फ्री इलेक्ट्रॉन को
पकड़ रखा है, उतनी एनर्जी अगर सप्लाई करोगे आप, मिनिमम कम से कम उतनी एनर्जी, तब इलेक्ट्रॉन जस्ट सरफेस को छोड़ पाएगा। और हाँ, अगर वर्क फंक्शन से ऊपर की एनर्जी आपने सप्लाई कर दिया, तब तो वो क्या है, इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी लेके आगे बढ़ेगा। ठीक है ना। तो ये लाइट आ रही है, ठीक है ना। अब मान लो ये लाइट आके इलेक्ट्रॉन पे पड़ी, है ना। अब क्या करेगा, ये जो फोटॉन्स है, इस फोटॉन को इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है ना। एब्जॉर्ब करेगा मतलब फोटॉन की पूरी एनर्जी लेगा, और लेने के बाद क्या है, अगर इस फोटॉन, तो आपको पता है यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मेटल का अपना एक वर्क फंक्शन होगा फाई। वर्क फंक्शन फाई मतलब क्या है, फाई वो बॉन्डेज एनर्जी है जिस एनर्जी से न्यूक्लियस ने फ्री इलेक्ट्रॉन को बाउंड कर रखा है। तो कम से कम इतनी एनर्जी अगर गिरेगी तभी तो इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर निकलेगा। तो जो आने वाला फोटॉन है, जो लाइट आ रही है उसमें जो फोटॉन है, उस फोटॉन की एनर्जी को मानो कि वो एनर्जी है एच न्यू। एच न्यू इज द एनर्जी ऑफ फोटॉन। एक फोटॉन की क्या एनर्जी है, एच न्यू, दूसरे की भी क्या होगी, एच न्यू, ऐसा मान लिया। तो आपने कहा कि अगर ये जो फोटॉन की एनर्जी है, अगर ये वर्क फंक्शन से बड़ी है ना, या वर्क फंक्शन के बराबर है जो फोटॉन की एनर्जी है, तभी तो इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट होगा। ये इलेक्ट्रॉन आपका इजेक्ट होगा, और जो इलेक्ट्रॉन बाहर, क्योंकि आने वाले फोटॉन को इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब करके उसके पास जो एनर्जी होती है ना, पहले क्या कर, जो बॉन्डेज एनर्जी को वो ब्रेक करेगा। आने वाले फोटॉन की कुछ एनर्जी कहाँ जाएगी, वर्क फंक्शन को बैलेंस करने में, और जो रिमेनिंग एनर्जी होगी, अगर वर्क फंक्शन से अधिक एनर्जी है एच न्यू, तो रिमेनिंग किसको मिलेगी, इलेक्ट्रॉन को मिलेगी। इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी से आगे चलेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, दैट इलेक्ट्रॉन इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन। इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आ गई जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है बेटा जी। तो बेटा आप यहाँ पर वर्क फंक्शन को डिफाइन कर सकते हो कि वर्क फंक्शन क्या है ना। तो वर्क फंक्शन को कैसे डिफाइन करोगे, अगर आपको चाहते हो कि हम वर्क फंक्शन, ठीक है ना, इसे हम कैसे डिफाइन, इसको हम फाई से डिनोट करते हैं। और ये है क्या चीज़, ये है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू, minimum energy required to eject an electron from a metal surface। ठीक है ना। इससे कम की एनर्जी अगर है, अगर एच न्यू की एनर्जी फाई से कम है, तो कभी भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ही नहीं, है ना बेटा जी। तो कम से कम कितनी एनर्जी होनी चाहिए, वर्क फंक्शन के बराबर। आने वाले फोटॉन की जो एनर्जी क्या है, कम से कम वर्क फंक्शन के बराबर है, तभी इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। अगर उसके ऊपर है तो एमिट होगा ही होगा, नो प्रॉब्लम। आई थिंक मेरी बात समझ पा रहे हो, ठीक है ना। तो जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम कुछ चीज़ों को बड़ा ध्यान में रखते हैं। जैसे मान लो कि जो एटम की जो न्यूट्रलिटी है ना, एटम, पहले तो आपने कहा कि एटम हमारा पूरा का पूरा, हमारा मेटल आपका न्यूट्रल है। मेटल क्या पूरा का, क्योंकि मेटल तो न्यूट्रल, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन से मेटल पे कोई चार्ज तो आएगा नहीं, ठीक है ना। तो पूरा का पूरा मेटल आपका न्यूट्रल है। जब लाइट इस पे पड़ी और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, तो इलेक्ट्रॉन के इजेक्ट होते ही जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो मेटल पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आई थिंक मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका ध्यान देना होता। अब एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ डेवलप हो गया। अरे भाई, एक इलेक्ट्रॉन अगर मेटल से निकला तो एक पॉजिटिव चार्ज मेटल पे आ गया, नहीं आ गया, उसी के बराबर। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और फिर क्या किया इस पॉजिटिव चार्ज ने, फिर इस इलेक्ट्रॉन को खींच के क्या है, अंदर कर लिया। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फेनामेना नहीं दिखेगा आपको। इसके लिए हम क्या करते हैं, इस पूरे के पूरे मेटल को हम कर देते हैं अर्थिंग कर देते हैं इसका ऐसे। इसके करने से ये फ़ायदा होता है कि जो भी पॉजिटिव चार्ज यहाँ डेवलप होगा वो पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला आएगा, अर्थ में चला आएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ क्या बना, पॉजिटिव चार्ज, और अर्थ न्यूट्रल है तो सारी अर्थ के साथ जो भी बॉडी कनेक्ट होती है उसको न्यूट्रल बना देगी। ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा, यहाँ से ये चला जाएगा कहाँ पर,
अर्थ के अंदर अंदर वास्तव में पॉजिटिव चार्ज नहीं मूव करता है। अर्थ क्या निकालती है? अर्थ एक इलेक्ट्रॉन निकालेगी। अर्थ यहाँ से क्या निकालेगी? एक इलेक्ट्रॉन निकालेगी। अर्थ में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और ये इलेक्ट्रॉन जाकर क्या करेगा? इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देगा। तो जब जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तब तब क्या होगा? जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहाँ से अर्थ से एक इलेक्ट्रॉन आकर के उसको कंपनसेट कर देगा और पूरा मेटल जो आपका हमेशा क्या होगा? न्यूट्रल रहेगा। इसलिए हम उसको अर्थिंग कर देते हैं कि जिससे क्या है कि मेटल की जो न्यूट्रलिटी है वो चेंज ना हो, अदरवाइज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये अरेंजमेंट हम करते हैं। आई थिंक इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी होगा या इलेक्ट्रॉन का एमिशन तभी होगा जब क्या है? सुटेबल फोटोन जो है इलेक्ट्रॉन पर गिरे और लाइट एमिट हो। आई थिंक आप सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। अब हमने इलेक्ट्रॉन एमिशन प्रोसेस की बात करनी थी, तो हमने देखा कि जब हम सुटेबल लाइट की एनर्जी जो है किसी मेटल पे गिराते हैं तब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, बाहर निकलता है, और इस फिनोमेना को बोलते हैं, इस इलेक्ट्रॉन एमिशन को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है ना। क्या इलेक्ट्रॉन को और भी तरीके से मेटल सरफेस से निकाला जा सकता है? बिल्कुल। तो उसको देखते हैं। और कौन सा प्रोसेस है? एक प्रोसेस का नाम है थर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक एमिशन देखते हैं क्या चीज़ होती है ये मान लो आपके पास एक मेटल है, ये आपके पास क्या एक मेटल है, मेटल सरफेस आपका, इस पर इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन दिखाया हमने। ये फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल के बाहर नहीं है, मेटल के अंदर ही है, ठीक है बेटा जी। ये मेटल पूरा का पूरा इसके सरफेस पर है, अपर सरफेस पर। तो ये आपका मेटल सरफेस पर इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पड़े हुए हैं। यहाँ पर एक बर्नर है, इसको हमने क्या किया, इस बर्नर से हमने क्या इसको हीट सप्लाई किया। अब अगर आपने हीट सप्लाई किया तो मेटल को जब हीट मिलेगी तो मेटल का जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा। अच्छा, मेटल का टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनकी जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, है ना। तो वो एनर्जी गेन करेंगे हीट के फॉर्म में, और वो क्या है, जैसे हीट के फॉर्म में एनर्जी गेन करेंगे। और वास्तव में ये जो इलेक्ट्रॉन्स आपको देख रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन्स मेटल के अंदर इसलिए हैं क्योंकि वर्क फंक्शन मेटल का अपना है। और जैसे ही हीट सप्लाई करते करते क्या है, जैसे ही हीट एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर होगी या उससे ज़्यादा होगी तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, मेटल के बाहर निकलना शुरू कर देंगे। तो जो है कि ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों क्या आपने लाइट सप्लाई किया? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं। जो एनर्जी आपने मेटल को दिया इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, वो जो एनर्जी आपने सप्लाई किया वो एनर्जी कौन सी एनर्जी है? वो हीट एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है बेटा जी? हीट एनर्जी। अगर सुटेबल हीट एनर्जी जो है हम मेटल सरफेस को सप्लाई करते हैं, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होने लगता है। और मैंने इसको अर्थिंग इसलिए किया हुआ है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर निकलेगा यहाँ पर एक छोड़ेगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या है, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है उसको खींच सकता है अंदर, है ना। इसलिए हमने क्या इसको अर्थ कर दिया कि यहाँ से क्या अर्थ क्या कर दे, इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर दे, फिर से आपका मेटल न्यूट्रल हो जाए, फिर आप हीट बनेगी, फिर टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल रहा है वो थर्मियोनिक एमिशन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि आपने हीट सप्लाई की। आई थिंक थर्मियोनिक एमिशन प्रोसेस क्या है आप समझ पाए, ठीक है बेटा। तो जो हमने पहला दिखाया था आपको, ये था आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था ना आपका, ये इसको दूसरा मान लो, ये आपका पहला मान लो इसका, ये क्या था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये था। ये इसमें जो एनर्जी थी वो क्या थी, इसमें जो एनर्जी आप गिराए थे वो एनर्जी क्या थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन था वो, मतलब लाइट एनर्जी। क्या थी बेटा जी? ये लाइट एनर्जी थी। तो जब लाइट एनर्जी गिरेगी यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो एनर्जी है मेटल पे गिरेगी और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, तो वो कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है ना। और जो दूसरा आपका एमिशन है थर्मियोनिक है, ठीक है ना। 4 प्रोसेस होते हैं। पहला हमने डील कर लिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसको हमें डिटेल में पढ़ना, हमारे सिलेबस में है ये। थर्मियोनिक एमिशन नहीं है, सिंपल जानना था कि भाई हम हीट के थ्रू भी क्या है, मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा जी। इसके बाद आपका जो थर्ड आएगा वो भी आपका इम्पॉर्टेंट है। जो थर्ड होगा वो होगा आपका फील्ड एमिशन। तो फील्ड को भी लगा करके हम इलेक्ट्रॉन को बाहर, फील्ड एमिशन, फील्ड लगाकर हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। जैसे क्या है कि मान लो आपके पास एक मेटल ये है, ये आपका मेटल ऐसे है,
है ना बेटा जी। ये आपका मेटल है, यहाँ पर मान लो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं ऐसे, ये सब फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी क्या कर रहे हैं, ये मेटल में फ्रीली दौड़ रहे हैं, ठीक है ना। अब आपने क्या किया बेटा जी, यहाँ पर आपने एक पॉजिटिव प्लेट लगा दिया ऐसे, यहाँ पर आपने बाहर से यहाँ पॉजिटिव प्लेट लगा दिया ऐसे, ठीक है ना। अब ये पॉजिटिव प्लेट क्या करेगी, पॉजिटिव प्लेट पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगाएगी, ऐसे लगाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगेगी। आई थिंक मेरी बात समझ पा रहे हो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पॉजिटिव से जाती है नेगेटिव की तरफ, तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी यूनिफॉर्म होगी। आप समझ रहे हो इस बात को। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये इस इलेक्ट्रॉन पे लगेगी। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इलेक्ट्रॉन पर अपने अपोजिट फोर्स लगाती है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी इलेक्ट्रॉन पर, ये इलेक्ट्रॉन पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी। और ये कितना फोर्स होगा, F इक्वल टू ई इंटू कैपिटल ई, है ना। तो आप देखो ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अब अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन पर ऊपर की तरफ फोर्स क्या है, बढ़ता जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन अगर इसको भी हम यहाँ से क्या है, यहाँ इसको हम कर देंगे, न्यूट्रल हमारा रहे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप बढ़ाते गए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या अगर आप बढ़ाते गए तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा। और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है मेटल सरफेस को छोड़ने लगेगा। तो ये एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बेटा जी। अब तो बेटा जो है कि आपने यहाँ पर फील्ड लगा के इलेक्ट्रॉन को निकाला, इसलिए जो हाँ एनर्जी जो आप लिखोगे यहाँ पर, जो एनर्जी का यूज हुआ है वो क्या है, कहाँ से मिली है बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलती है, जो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालती है। ये आपका तीसरा प्रोसेस हो गया कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा करके भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन एमिशन को बोलते हैं फील्ड एमिशन। अगर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है तो उसे बोलेंगे फील्ड एमिशन, ठीक है बेटा जी। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। अब बेटा जो फोर्थ पार्ट आपका है, फोर्थ जो आपका है प्रोसेस, उसको भी हम पॉइंट आउट कर लेते हैं। इसके बाद जो है मेन टॉपिक पे आएंगे। ये आपका आ जाएगा सेकेंडरी एमिशन। ये क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे बाहर निकाला जाता है बताता हूँ मैं आपको, ठीक है ना। देखो क्या है बेटा जी, जैसे आपका ये मेटल है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स आप देख रहे हो, ठीक है ना। ये सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। आई थिंक आप मेरी बात को समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। ये सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, डरने की बात नहीं है। इसको हम क्या है, फॉर सिंप्लिसिटी हम इसको अर्थ कर देते हैं, जिससे कि इसका जो न्यूट्रल कंडीशन है वो बना रहे, ठीक है ना। अब हमने लाइट नहीं लेना है, हमने हीट को भी नहीं लेना है, ना हमको फील्ड लगाना है। सेकेंडरी एमिशन में क्या होता है, यहाँ पर मान लो इलेक्ट्रॉन गन है या न्यूट्रॉन गन है, मतलब एक ऐसी डिवाइस जहाँ से लगातार न्यूट्रॉन, कंटिन्यूअस न्यूट्रॉन निकल रहे हों और इलेक्ट्रॉन निकल रहे हों। अब पार्टिकल निकाल रहे हैं, तो आपने यहाँ जो बनाया है इस तरीके से मान लो, ठीक है ना। ये अब इसमें से क्या है, इसमें से जो है ये बीम निकल रही है, और ये मान लो न्यूट्रॉन बीम है, क्या है, न्यूट्रॉन बीम है। ये न्यूट्रॉन गन कहलाएगा। या तो इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन, आप इलेक्ट्रॉन को भी निकाल, जो पार्टिकल, ये लाइटली नहीं है, ये पार्टिकल है, इसमें से न्यूट्रॉन की बीम निकल रही है। या तो आप इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हो, तो इलेक्ट्रॉन गन लेनी पड़ेगी आपको, या तो अल्फा पार्टिकल लेनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। तो मान लीजिए हमने न्यूट्रॉन बीम ले लिया, ठीक है ना, ये न्यूट्रॉन इसमें आ रहे हैं। अब उन न्यूट्रॉन के पास क्या होगी, अपनी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। वो जो न्यूट्रॉन आ रहा है उसके पास क्या, अपनी काइनेटिक एनर्जी होगी। अब ये न्यूट्रॉन क्या है, अगर ये काइनेटिक एनर्जी सूटेबल है, जाकर क्या टकराए, किसी इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, है ना, इलेक्ट्रॉन को टकराएगा, इसको मोमेंटम ट्रांसफ़र करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, उसकी एनर्जी को लेकर क्या है, बाहर ऐसे निकल सकता है, ठीक है ना। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो एमिट हो रहा है बाई कोलिजन हो रहा है, मतलब यहाँ पर न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का आपस में कोलिजन हो रहा है, इसलिए क्या है, ये बाहर निकल रहा है। तो अब जो मेटल में जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए एनर्जी मिली कहाँ से, न्यूट्रॉन के कोलाइड होने से। तो
तो बाई कोलिजन जो एनर्जी मिलेगी यहाँ पर, इस केस में सेकेंडरी एमिशन में जो एनर्जी मिली है वो एनर्जी कहाँ से मिली है? बाई इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने की, बाई क्या है? कोलिजन। ये जिसको बोलते हैं सेकेंडरी एमिशन। तो आपने देखा कि 4 तरीके से हम मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो पहला आपका है क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यही हमें डिटेल पढ़ना है कि मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलेगा विद द हेल्प ऑफ सुटेबल लाइट। लाइट जब भी गिरेगी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही कहलाएगा। ठीक है बेटा जी, तो हम लोग अब डिटेल में पढ़ने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। अब बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में। ठीक है ना। आपको पता है कि क्योंकि हम लोग जो है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करते हैं, तो हम मानते हैं कि जो हमारी लाइट है वो फोटोन से मिलके बनी हुई है, पार्टिकल नेचर है। और फोटोन की जो एनर्जी है वो E इक्वल टू क्या होती है? एच न्यू से करते हैं डिनोट इसको, है ना। और न्यू क्या है? न्यू इज द क्या होती है? फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। ये अब फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, इसका मतलब क्या है कि जो फ्रीक्वेंसी है वही तो एनर्जी बना रही है, क्योंकि एच तो कांस्टेंट है। ये एच क्या है? कांस्टेंट है। तो जो फोटोन की फ्रीक्वेंसी होगी उसको एच में मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोटोन की एनर्जी बनेगी। यानी फ्रीक्वेंसी ही एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये तो क्लियर हो गया बेटा जी। अच्छा, अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है ये, है ना, इसको समझते हैं। जैसे मान लिया ये आपके पास मेटल है, और आपको पता है कि हर मेटल के पास अपना वर्क फंक्शन होगा। ये आपका मेटल है, ये मान लो मेटल सरफेस, मान लो ये क्या मानेंगे? मेटल सरफेस, ये ऊपर वाला। ठीक है ना, क्योंकि सरफेस की ही बात करते हैं। सरफेस पे क्या होती है? फ्री इलेक्ट्रॉन पर ही डिफाइंड है आपका वर्क फंक्शन, अंदर के इलेक्ट्रॉन के लिए डिफाइन नहीं है। तो ये मान लो मेटल का, ये मेटल का सरफेस है, आप मान लो मेटल सरफेस है, ये है मेटल सरफेस। मेटल बड़ा सा है, ये सरफेस आपने ऊपर ले लिया है ना। या तो इसको ऐसे बना लो, अगर आपको दिक्कत हो तो इसको ऐसे बनाओ, ऐसे। ये बड़ा सा मेटल ऐसे नीचे तक गया है मेटल, ये है ना, ये गया है नीचे तक पूरा। ये ऊपर क्या आपका है? मेटल सरफेस है। ये क्या है? मेटल सरफेस। और मेटल सरफेस पे क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आपको पता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है ना। अच्छा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है? न्यूक्लियस से बाउंडेड है, पता है। न्यूक्लियस जब अपने मन से बाहर निकल नहीं सकते हैं, तो जिससे न्यूक्लियस इनको बाउंड करता है उसे बोलते हैं वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल फाई, है ना। जो बिल्कुल यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा वो किससे बाउंड होगा? क्या वो वर्क फंक्शन से होगा? नहीं। वर्क फंक्शन किसके लिए डिफाइंड है? जो मेटल सरफेस है, ये सबसे लूजली बाउंड है, इनको निकालना बहुत ही आसान है। सबसे पहले कौन निकलेगा? ये वाले इलेक्ट्रॉन सरफेस वाले, कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन पहले निकलेंगे? पहले निकलेंगे सरफेस वाले। ठीक है ना। तो बताइए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट करने के लिए, शुरू करने के लिए जो लाइट आ रही है ना, और इस लाइट में जो फोटोन आ रहे हैं, ये जो फोटोन इस लाइट में आ रहे हैं, इन फोटोन की एनर्जी कितनी होनी चाहिए? आप कहोगे सर कि ये जो फोटॉन्स लाइट में आ रहे हैं, है ना, इनकी जो एनर्जी है वो, अगर आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट करना है या तो इलेक्ट्रॉन को जस्ट इजेक्ट करना है, तो इस फोटोन की जो एनर्जी है वो कम से कम फाई के बराबर हो। कम से कम क्या है? जो फोटोन है उस फोटोन की जो एनर्जी है ना, मिनिमम कितनी होनी चाहिए? ये फाई के बराबर होनी चाहिए। तभी क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका स्टार्ट होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका क्या होगा? स्टार्ट होगा, है ना बेटा जी। अगर फाई से कम एनर्जी हुई फोटोन की तो कभी भी इलेक्ट्रॉन को निकाल ही नहीं पाएगा वो। तो जो मिनिमम एनर्जी है फोटोन की इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, है ना, उस मिनिमम एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगी उसे बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और इसको बोलते हैं TH, एच न्यू TH। यस आर नो? एच न्यू TH का मतलब क्या हुआ कि थ्रेशोल्ड एनर्जी है। ये कौन सी एनर्जी है? पूरी की पूरी थ्रेशोल्ड एनर्जी है।
और इसके करस्पॉन्डिंग ये फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, और ये क्या होगी, हमेशा वर्क फंक्शन के बराबर होगी। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। मतलब अगर फोटॉन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर है तभी इलेक्ट्रॉन का एमिशन स्टार्ट होगा। हाँ, अगर फोटॉन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर है तब तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा और उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी रहेगी, है कि नहीं बेटा जी। और अगर थ्रेशोल्ड से कम है, थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ही नहीं, क्योंकि थ्रेशोल्ड एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर होती है। तो आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए। इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे उसको मैं बता रहा हूँ। तो बेटा देखो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। क्या है कि व्हेन अ लाइट इंसिडेंट ऑन मेटल, लाइट क्या है, अगर मेटल पे गिरी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल स्टार्ट कब होगा, वो स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ। इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज इक्वल टू द मिनिमम फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी फॉर दैट मेटल। इस मेटल के लिए, है ना, इस मेटल के लिए एक मिनिमम फिक्स फ्रीक्वेंसी है जिस पर कि इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। वो क्या है, वो फाई इक्वल टू एच न्यू टी होगा, एच न्यू टी एच होगा। मतलब ये तो फाई तो एनर्जी है ना, इस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग अगर अब इस एनर्जी को लिखो तो क्या होगा, एच इंटू न्यू होगा, और न्यू मतलब क्या है, टी एच होगा, है ना। तो ये टी न्यू टी एच क्या है, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो कि मिनिमम एनर्जी बनाएगी। तो ही मैंने कहा कि हर मेटल के लिए आपका क्या है, वर्क फंक्शन गिवन होगा, और वही वर्क फंक्शन क्या है, वो मिनिमम एनर्जी है जितना कि लेके फोटोन आएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी फॉर दैट मेटल, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी इस मेटल के लिए कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मेटल कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड डिनोटेड बाई न्यू टी एच। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग क्या है, एनर्जी कितनी होगी, एच न्यू टी एच होगी। इसे पूरा का पूरा बोलेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी कौन सी फ्रीक्वेंसी है, ये सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो कि एच से मल्टीप्लाई करने के बाद वो फाई के बराबर आती है। और इतनी एनर्जी अगर फोटोन लेके आएगा तो इलेक्ट्रॉन को जस्ट बाहर निकालेगा। तो इस एनर्जी, इतनी एनर्जी अगर फोटोन लेके कम से कम, अच्छा इससे कम एनर्जी अगर लेके फोटोन आ रहा है, थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम एनर्जी लेके फोटोन आ रहा है, क्योंकि जो एनर्जी है ना वो न्यू डिफाइन करता है, न्यू घटता बढ़ता है, एच तो फिक्स रहता है ना। तो अगर एच न्यू टी एच जो आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी है, इससे कम की एनर्जी अगर फोटोन लेके आ रहा है तो कभी भी इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकालेगा, क्योंकि यहाँ पर फाई क्या है, इलेक्ट्रॉन को पकड़ रखा है। तो जो आने वाला फोटोन है कम से कम क्या है, फाई के बराबर एनर्जी रखेगा तभी तो निकालेगा। और फाई के बराबर एनर्जी पर जो फ्रीक्वेंसी आपको मिलती है उसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक्स प्लेस इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, जो आने वाला फोटोन है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का मतलब एनर्जी एच से मल्टीप्लाई कर दो, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है न्यू, वो हमेशा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बड़ी होनी चाहिए या तो बराबर होनी चाहिए, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा नहीं। ठीक है बेटा, आई थिंक इस बात को आप लोग समझ गए। नोट्स में प्रोसेस आपका है, जितना लिखना है उतना दिया गया है, लेकिन ये सब जो कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ इससे न्यूमेरिकल्स निकलते हैं, इससे प्रॉब्लम प्रैक्टिस होती है, इसलिए इनका समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद नोट्स की जो कंटेंट है वो मैं आपको समझाऊंगा तो बड़े आसानी से समझते जाओगे आप, इसलिए इसको ब्रीफ में आपको पहले बताना होता है जो कंटेंट मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, फ्रीक्वेंसी अगर आ गई, फ्रीक्वेंसी का मतलब एनर्जी होती है, सिंपल सी बात है। अरे फ्रीक्वेंसी में एच से मल्टीप्लाई करो तो एनर्जी निकल जाएगी। तो थ्रेशोल्ड अगर फ्रीक्वेंसी है ना बेटा जी, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो थ्रेशोल्ड एनर्जी भी करस्पॉन्डिंग आ गई आपकी। तो फ्रीक्वेंसी से आती है वेवलेंथ, है ना। तो हम बात यहाँ कर लेते हैं किसकी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की बात कर। फोटोन के पास वेवलेंथ भी तो होता है ना, तो हम क्या बात कर लें, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की बात कर लें। तो अगर हम आपसे कहते हैं कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। ये इसको हम क्या करते हैं बेटा जी, इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, लैम्डा टी एच से, ठीक है ना। क्योंकि अगर फोटोन है उसके पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है, तो वेवलेंथ भी होगी। तो आपने कहा कि सर, अगर आपने कहा कि जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है
ये मिनिमम एनर्जी होती है। ये जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है इसको हम एच न्यू टी एच से डिनोट करते हैं, है ना। तो इस फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो आपकी वेवलेंथ होगी उसे बोलेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि एच सी अपॉन लैम्डा, ये क्या होगा टी एच होगा, क्योंकि सी अपॉन लैम्डा टी एच क्या होगा न्यू टी एच के बराबर होगा। तो अगर हम बात करते हैं कि भाई जो हमारी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ वो क्या होगी, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को डिफाइन करना है तो आप देखो इस एच सी ये कट जाएगा और ये क्या आएगा सी अपॉन, सिंपल सी बात है, न्यू आ जाएगा नीचे ऐसे। कोई दिक्कत की बात तो है नहीं, क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी आपस में रिलेटेड होते हैं, सी के साथ ऐसे बना देंगे सी अपॉन न्यू। तो यहाँ पर जब आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपने ले लिया है तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की भी बात करनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। आई थिंक मेरी बात आप समझ रहे हो, ठीक है बेटा जी। और बेटा इसको बोलते हैं कट ऑफ वेवलेंथ। क्या बोलते हैं कट ऑफ वेवलेंथ, कट ऑफ वेवलेंथ, ठीक है ना। क्या इसकी मीनिंग बताता हूं मैं आपको, ठीक है ना। देखो ये फोटोन है ना, ये फोटोन है, ठीक है ना। इस फोटोन के पास क्या है, इस फोटोन के पास मान लो इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी है और वो फ्रीक्वेंसी क्या है न्यू टी एच के बराबर है। इसके पास अपनी वेवलेंथ है कितनी है, इसको टी एच के बराबर है। कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है ना, है ना। आपको पता है कि इस फोटोन की अगर एनर्जी या फ्रीक्वेंसी न्यू टी एच से क्या होगी कम होगी तो कभी भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा नहीं। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो कम से कम इतनी एनर्जी इसके पास होनी चाहिए। अगर न्यू टी एच इसके पास एनर्जी है एच न्यू टी एच तो उसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ इतनी होगी, ठीक है बेटा जी। अब देखिए आप कहते हो कि अगर ये फ्रीक्वेंसी, अगर इतनी फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी से कम की फ्रीक्वेंसी है फोटोन के पास तो वो इलेक्ट्रॉन को नहीं निकालेगा। इस जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। और अभी आपने निकाला है कि जो वेवलेंथ होता है ना वो वास्तव में फ्रीक्वेंसी का इन्वर्सली पर होता है, प्रोपोर्शनल है से, ये ऊपर देखा आपने। तो आप बताओ अगर आपने मान लो कि जब वेवलेंथ लैम्डा टी एच तब भी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, क्योंकि न्यू टी एच के करस्पॉन्डिंग क्या वेवलेंथ है लैम्डा टी एच, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। अब आप बताइए जैसे ही आपने न्यू टी एच को कम किया, न्यू टी एच की वैल्यू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपने कम किया तो आपको पता है कि इससे कम फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं। तो न्यू टी एच की वैल्यू अगर आपने कम किया तो लैम्डा टी एच बढ़ जाएगा, है कि नहीं है। लैम्डा क्या टी एच बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब अगर लैम्डा के टर्म में अगर आपको बात किया जाए तो आप कहोगे सर कि लैम्डा टी एच के ऊपर की अगर वेवलेंथ है, अगर फोटोन की क्या वेवलेंथ लैम्डा टी एच से ऊपर है तो कभी भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। देखो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपस में रेसिप्रोकल हैं। तो न्यू टी एच पे इलेक्ट्रॉन अगर निकल रहा है तो न्यू टी एच के ऊपर तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी जब भी थ्रेशोल्ड से कम होगी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। और वेवलेंथ में क्या बोलोगे कि वेवलेंथ के केस में अगर फोटोन की वेवलेंथ, आने वाली फोटोन की वेवलेंथ मान लो लैम्डा है और ये लैम्डा क्या हो गया, किससे बड़ा हो गया, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से बड़ा हो गया, तो कभी भी क्या है नो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। है कि नहीं बेटा जी। क्योंकि जैसे ही आने वाले फोटोन की वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज़्यादा हुई तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो जाएगी। इस बात को समझो। तो आप कहोगे सर किस पर निकलेगा, अगर वेवलेंथ के टर्म में बोल रहे तो जो लैम्डा आने वाले फोटोन की वेवलेंथ है वो या तो क्या हो, या तो बराबर हो किससे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से, या तो छोटी हो, तब क्या होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक्स प्लेस। ठीक है ना। तो जब आपको वेवलेंथ के अकॉर्डिंग बात करनी होगी तो आपको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम वेवलेंथ लेनी होगी फोटोन की। आने वाले फोटोन की वेवलेंथ क्या हो, थ्रेशोल्ड के बराबर हो या तो इससे कम हो, या तो बराबर या तो कम।
और अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म में बोलेंगे तो फ्रीक्वेंसी या तो क्या हो, फोटॉन की या तो थ्रेशोल्ड के बराबर हो या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बड़ी हो आने वाले फोटॉन की फ्रीक्वेंसी, तब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट निकलेगा। तो आप थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इन दोनों को आप लोग समझो कि दोनों रेसिप्रोकल होते हैं, दोनों को हमने क्या है, इसीलिए बोलते हैं इसको कट ऑफ वेवलेंथ। मतलब लैम्डा टीएच के ऊपर की वेवलेंथ अगर है तो कभी भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, इससे कम की वेवलेंथ होगी तभी क्या है, इससे कम की वेवलेंथ का मतलब कि फ्रीक्वेंसी का एनर्जी का थ्रेशोल्ड एनर्जी से ऊपर होना। ठीक है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है बेटा।